Notes number 34. A large number of transactions in our day-to-day activities credit in some form or the other. देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, मीन्स लेन देन करते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में। तो जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी होती हैं, उन ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, मीन्स लोन का लेन देन इन्वॉल्व होता है, एक फॉर्म में, एक रूप में या दूसरे रूप में। क्रेडिट क्या होता है? लोन, एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बस सिंपल डेफिनेशन क्या करेंगे आप क्रेडिट की? आप सिंपल डेफिनेशन इतना ही करेंगे कि व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड द बोरोवर। बोरोवर और लेंडर के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, मीन्स जो समझौता होता है, उसी को बोलते हैं क्रेडिट। लेंडर कौन होता है बच्चों? लेंडर होता है उधार देने वाला, और बोरोवर कौन होता है? उधार लेने वाला। और एग्रीमेंट मीन्स समझौता, मीन्स उधार देने वाले के बीच में और उधार लेने वाले के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, जो एक समझौता होता है, उसी को क्रेडिट या लोन कहते हैं। ये समझौता किन चीजों का होता है? क्रेडिट के अंदर सिर्फ मनी ही नहीं दी जाती, मनी के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज भी दी जाती हैं। एक आदमी मीन्स लेंडर बोरोवर को मीन्स दूसरे आदमी को जब मनी, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो उसको क्या बोलते हैं आपके? क्रेडिट या लोन। और बोरोवर है ना, प्रॉमिस करता है लेंडर को कि मैं फ्यूचर में पेमेंट के रूप में मैं रिटर्न कर दूंगा आपकी मनी, गुड्स और सर्विसेज को। जैसे मैंने किसी को कोई चीज दी तो उसका और मेरा एग्रीमेंट हो गया, मैं लेंडर हो गया, वो बोरोवर हो गया, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। और जो बोरोवर है ना, वो लेंडर को प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी चीज वापस दूंगा फ्यूचर में, प्रॉमिस करता है। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होता है बोरोवर और लेंडर के बीच में, वही कहलाता है स्टूडेंट्स क्रेडिट या लोन। लोन्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज होते हैं, जो ग्रामीण एरियाज होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में लोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरिया में मेन डिमांड क्यों होती है क्रेडिट की? क्रेडिट मुख्य रूप से किस लिए लिया जाता है? तो रूरल एरिया में क्रेडिट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लिया जाता है, मीन्स क्रेडिट क्या हो गया? लोन। जो रूरल एरिया में लोन लिया जाता है वो फसल उगाने के लिए लिया जाता है, क्योंकि रूरल एरिया में लोन की रिक्वायरमेंट होती है। लोन रिक्वायर्ड होता है सीड्स, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स जो कि जमीन की फर्टाइल कैपेसिटी बढ़ाते हैं उनको खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड को खरीदने के लिए, वाटर इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है रूरल एरिया में उसके लिए। और कोई भी इक्विपमेंट, औजार जब खराब हो जाते हैं किसानों के, तो उनकी रिपेयर के लिए, मीन्स उनको ठीक कराने के लिए भी फार्मर्स रूरल एरिया में लोन लेते हैं। फार्मर्स टेक लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जो फार्मर्स होते हैं, मीन्स जो किसान होते हैं, वो सीजन की शुरुआत में लोन लेते हैं। जो सोइंग सीजन होता है ना, मीन्स जो फसल के बोने का सीजन होता है, तो उस टाइम किसान लोन लेते हैं। और लोन को वो हार्वेस्ट के टाइम में, मीन्स हार्वेस्ट क्या होता है? फसलों की जब कटाई होती है तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन। तो हार्वेस्ट के सीजन में वो लोन को रिपे करते हैं। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। लोन की रिपेमेंट क्रूशली मीन्स महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है
फार्मिंग की इनकम पे, क्योंकि फार्मिंग में खेती से किसानों को इनकम होगी तो वो लोन को रिपे कर पाएंगे। अगर उनको खेती से इनकम नहीं होगी तो जो लोन उन्होंने लिया है उसको वो रिपे नहीं कर पाएंगे। अब अगली हमारी हेडिंग आती है स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की टर्म्स क्या क्या होती हैं? जब एक आदमी दूसरे आदमी से क्रेडिट लेता है या कोई भी आदमी कहीं से भी क्रेडिट लेता है, क्रेडिट मीन लोन लेता है, तो उसकी लोन के देने की कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन एवरी लोन एग्रीमेंट बोरोवर रिपे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट टू द लेंडर। जो भी लोन एग्रीमेंट होता है बोरोवर और लेंडर के बीच में, उस लोन एग्रीमेंट में बोरोवर प्रॉमिस करता है किसको? लेंडर को। क्या चीज पे करने की? कि मैं आपको प्रिंसिपल भी दूंगा, जो मूल राशि है ना मैं आपको वो भी दूंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको ब्याज भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। मीन्स क्योंकि मैंने किसी से 10,000 रुपए लिए और मेरे को उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में बोरोवर लेंडर को ये बोलता है कि मैं आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी दूंगा। क्योंकि आप पढ़ते हैं मैथ के अंदर प्रिंसिपल क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। और क्रेडिट की एक ये शर्त भी होती है कि जो लेंडर होता है, मींस जो उधार देने वाला होता है, वो बोरोवर्स से सिक्योरिटी की डिमांड करता है, कोलेटरल की डिमांड करता है। कोलेटरल की मीन्स सिक्योरिटी की वो डिमांड करता है। तो स्टूडेंट्स कोलेटरल क्या होता है? ये जिसकी डिमांड एक लेंडर मीन उधार देने वाला, एक बोरोवर मीन्स उधार लेने वाले से करता है। तो देखते हैं कोलेटरल, जिसको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, वो क्या होती है। तो यहाँ पे अगली डेफिनेशन आपके सामने आती है स्टूडेंट्स कोलेटरल की। तो कोलेटरल क्या होता है? एन असेट। असेट क्या होता है? संपत्ति। मेरे पास में मेरा घर है, गाड़ी है, मेरा मोटरसाइकिल है, या मेरा प्लॉट है, मेरा खेत है, या मेरे पास में मेरी कोई भैंस है, लाइव स्टॉक है, तो वो सभी कोलेटरल में आता है। तो जैसे मैं लेंडर हूं, उधार देने वाला हूं, और कोई मेरे से उधार लेने वाला आ गया, बोरोवर आ गया, तो मैं उससे डिमांड करूंगा कि मैं तेरे को 1,00,000 रुपए ब्याज पे तो दे दूंगा, लेकिन मैं तेरे से कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करूंगा। तो वो कहेगा कि क्या सिक्योरिटी की डिमांड? मैं उसको कहूंगा कि तू मेरे से 1,00,000 रुपए ले रहा है, तो मैं तेरे से तेरी जमीन के कागजात चाहता हूं। तो वो कहेगा आप ये क्यों मांग रहे हैं? तो मैं कहूंगा क्या पता फ्यूचर में आप रिफ्यूज कर दें, मीन्स मेरा दिया हुआ लोन रिपे करने से आप मना कर दें, तो मैं आपकी जमीन के कागजात अपने पास रख लूंगा। तो ये एक सिक्योरिटी होती है। एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स। एक संपत्ति जो कि बोरोवर के पास होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। आप इतनी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं सिर्फ अपने सीबीएसई के पर्पज से कि व्हाट इज कोलेटरल। एन असेट कोई एक संपत्ति, दैट द बोरोवर ओन्स कि जो कि बोरोवर के पास होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, बैंक में डिपॉजिट पैसा, और बोरोवर इसका यूज करता है एक गारंटी के रूप में लेंडर को देने के लिए, जब तक वो लेंडर का लोन रिपे नहीं करता। जैसे मैंने किसी से लोन लिया, तो मैंने एक अपना व्हीकल, अपनी गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल उसके पास रख दिया, तो अगला मेरा मोटरसाइकिल या मेरी गाड़ी या मेरी असेट या मेरी कोलेटरल तभी वापस देगा जब मैं उसका लोन वापस दूंगा। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. जो बोरोवर है मीन्स जो उधार लेने वाला है,
यदि वो लेंडर का, उधार देने वाले का लोन रिपे करने से मना कर देता है, तो लेंडर के पास में ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि वो अपनी पेमेंट को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए बोरोवर की कोलेट्रल को, मीन्स उसकी असेट को, उसकी संपत्ति को बेच सकता है। एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कोलेट्रल होती क्या है? बोरोवर के पास में जो एक असेट होती है उसी को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। जैसे लैंड टाइटल्स हो गए, डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में पैसा जमा होता है जो डिपॉजिट होता है, इसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। एक आदमी दूसरे आदमी को लोन देता है तो वो कोई ना कोई टर्म्स रखता है। टर्म्स मीन कोई ना कोई वो शर्त रखता है, और ये टर्म्स होती हैं जैसे इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट। मीन्स एक आदमी दूसरे आदमी को लोन देगा तो वही उसको ये बोलेगा कि मैं आपको इतनी इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा, मीन्स इतना ब्याज लगाऊंगा। कोलेट्रल की भी डिमांड करेगा, क्योंकि क्या पता बोरोवर उसका लोन रिपे करने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो उसको क्या चाहिए? मीन्स एक सिक्योरिटी के रूप में कोई ना कोई असेट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, क्योंकि हम जमीन के डॉक्यूमेंट या कोलेट्रल की डिमांड कर सकते हैं बोरोवर से। उसके साथ साथ है ना मोड ऑफ रिपेमेंट। जब कोई भी एग्रीमेंट होता है क्रेडिट से रिलेटेड बोरोवर और लेंडर के बीच में, तो उसमें ये भी बोला जाता है कि भाई रिपेमेंट का मोड क्या होगा। उसमें ये शर्त भी रखी जाती है कि आप मेरा है ना पैसा कैसे रिपे करेंगे, कैसे वापस करेंगे मेरा पैसा। आप मंथली मेरे को इंटरेस्ट या मेरा पैसा वापस देंगे, या क्वार्टरली देंगे, 3 महीने में देंगे, या हाफ ईयरली देंगे, या एनुअली देंगे। आपका रिपेमेंट का मोड कौन सा होगा। नेक्स्ट आपके आता है द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। देखिए क्रेडिट की जो टर्म्स होती हैं, मीन्स लोन को देने की जो शर्त होती हैं, वो सब्सटेंशियली काफी हद तक वेरी होती हैं, अलग अलग होती हैं एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरी क्रेडिट अरेंजमेंट के बीच में। मीन्स एक आदमी दूसरे आदमी को क्रेडिट दे रहा है, एक दूसरा आदमी भी दूसरे आदमी को क्रेडिट दे रहा है, तो अलग अलग व्यक्तियों की क्रेडिट देने की जो टर्म्स होती हैं, जो शर्त होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। कोई आदमी 3 रुपीज 100 के हिसाब से इंटरेस्ट लगा देता है, कोई आदमी 2 रुपीज लगाता है, कोई 5 रुपीज लगाता है। जैसे बैंक से क्रेडिट लिया जाता है तो वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, लो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। तो कई तरीके की सिचुएशन होती हैं, कई तरीके की अरेंजमेंट होती हैं क्रेडिट की, और वो काफी हद तक एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। और ये जो क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं, ये डिपेंड करती हैं लेंडर और बोरोवर के नेचर पे, मीन्स उधार लेने वाले और उधार देने वाले के नेचर पे। क्या पता एक आदमी मेरा काफी नजदीकी है, मैं उसको कम इंटरेस्ट रेट पे या फ्री में भी उसको मीन्स आपके मैं पैसा दे दूं, और एक मेरा नजदीकी नहीं है, क्या पता मैं उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट लगा दूं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो ध्यान रखेंगे लोन या क्रेडिट 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फॉर्मल सेक्टर का लोन, और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर का लोन। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो क्रेडिट या लोन के कितने टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का। फॉर्मल सेक्टर का लोन देती हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मीन्स कुछ लोग कोऑपरेट करके, सहयोग करके अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं अपने मेंबर्स की या अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए, तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन पर्पज कोई बेनिफिट लेना, एडवांटेज लेना नहीं होता। उनका मेन पर्पज होता है
अपने मेंबर्स की भलाई करना, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज वही लोग बनाते हैं जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज की कमी होती है, संसाधनों का अभाव होता है। तो बैंक्स और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन देती हैं, उन लोन्स को बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर्स के लोन। अगला आता है आपके इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स मनी लेंडर मीन्स जो साहूकार होते हैं, ट्रेडर जो व्यापारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, या जो व्यक्ति दूसरे को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स। जैसे एक मालिक है कंपनी का, तो वो तो हो गया एम्प्लॉयर, और एक उसके अंडर में आदमी काम कर रहा है, वो हो गया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को रोजगार कौन देता है? या एम्प्लॉय के ऊपर कौन होता है? एम्प्लॉयर। रिलेटिव से भी हम इनफॉर्मल सेक्टर का लोन ले सकते हैं, या फ्रेंड्स से भी हम ये लोन ले सकते हैं। तो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से जो लोन लिया जाता है उसको इनफॉर्मल सेक्टर के लोन कहा जाता है। मोर क्रेडिट इन रूरल एरिया कम्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। जो रूरल एरियाज हैं मीन्स जो ग्रामीण एरियाज हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट किससे लिया जाता है? मैक्सिमम क्रेडिट इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट कौन देते हैं? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। जो फॉर्मल सेक्टर के लोन होते हैं जिनको बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती हैं, उन फॉर्मल सेक्टर्स के लोन्स को सुपरवाइज करने का काम या उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करता है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance। RBI बैंकों की मॉनिटरिंग करती है, मीन्स उनकी निगरानी रखती है कि बैंक अपना कैश बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। मीन्स बैंक कहीं ज्यादा पैसा लोन की फॉर्म में तो नहीं दे रहे। क्या बैंक के पास में अपने डिपॉजिट का पूरा स्टॉक है ताकि उनके जो डिपॉजिटर्स हैं वो कभी भी विड्रॉ करने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए आ सके? तो यहाँ पे पता क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है सीबीएसई के लेवल का कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स में डिफरेंस करिए। नोट्स नंबर 48 करने से पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं कुछ सिंपल से। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लोन में, ये फॉर्मल सेक्टर का लोन है मान लीजिए, ये इनफॉर्मल सेक्टर का लोन है। फॉर्मल सेक्टर्स का जो लोन है ना, इनमें मैं, और इनफॉर्मल सेक्टर का लोन है, इनमें मैं तीन डिफरेंस बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल। फॉर्मल सेक्टर का लोन देते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनफॉर्मल सेक्टर्स का लोन हम मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से लेते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है वो आपके लो इंटरेस्ट रेट लगाता है, मींस कम ब्याज लगाता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के लोन का मेन पर्पज लोगों की भलाई करना होता है, पैसा कमाना नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन है, इनफॉर्मल सेक्टर के लोन पे है ना हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। फॉर्मल सेक्टर का लोन है ना, इसको आरबीआई सुपरवाइज करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर के लोन को सुपरवाइज करने वाला कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है उसको है ना, मतलब कि आपके गवर्नमेंट बार बार मॉनिटरिंग करती है कि आपने किसको लोन दिया या नहीं दिया, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है। ये मैंने कुछ सिंपल बताए थे आपको, और भी आएंगे अभी आगे आगे, देखिए। नोट्स नंबर 48 करते हैं हम। पीरियोडिकली, समय समय पर बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई। जितनी भी बैंक होती है ना हमारी हमारी कंट्री की सारी बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो, वो आपके इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और सभी बैंक्स इंडिया के
इसके अंडर में काम करते हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट बैंक हैं। तो सभी बैंकों का ये एक नियामक है, नियम बनाने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, और आरबीआई जो रूल बनाती है वो सभी बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई गठित हुई थी और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो हर बैंक को, जितने भी छोटे बड़े बैंक हैं हमारी कंट्री में, हर बैंक को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है समय समय पे आरबीआई को। किस चीज की रिपोर्ट? क्योंकि बैंक लोन्स देती हैं लोगों को, तो बैंक्स ने हाउ मच, कितना लोन दिया, कितने लोन की लेंडिंग की, मींस कितना लोन दिया, ये आरबीआई को बताना पड़ता है। टू होम, किसको दिया ये भी बताना पड़ता है। एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, और कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हर बैंक को आरबीआई को देनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो फॉर्मल सेक्टर के लोन को मॉनिटर करने वाला जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है स्टूडेंट्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। There is no organization which supervises the credit activities of the lenders in the informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है, जैसे हम अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, या अपने किसी कमीशन एजेंट से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, तो उस लोन को चेक करने वाला कोई भी संस्थान नहीं है। वो हमारे ऊपर कितना भी ब्याज लगा सकता है, हमारे को डेट ट्रैप में फंसा सकता है, कर्ज के जाल में फंसा सकता है। तो लोन कभी भी जिंदगी में लें तो वो फॉर्मल सेक्टर से ही लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से ही लें, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है उस लोन के बारे में हमारी कंट्री में कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, क्योंकि गांव में आप किसी से पैसे लेके आएंगे तो ब्याज ज्यादा लगाएगा। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए क्या चीज क्रूशियल है, क्या चीज महत्वपूर्ण है? क्रेडिट सस्ता होना चाहिए, मीन्स सभी को सस्ता लोन मिलना चाहिए, और लोन अफोर्डेबल होना चाहिए, मीन्स अफोर्डेबल का मीन ये हो गया कि सभी है ना लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसको वहन कर सकें, अफोर्ड कर सकें, सहन कर सकें। तो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। 85% ऑफ लोन्स टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरिया। हमारे शहरों में जो गरीब रहते हैं, अर्बन एरिया में जो पुअर हाउस होल्ड हैं, जो गरीब घर हैं, उन गरीब घरों में से 85% घर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अर्बन एरिया में शहरों के 85% गरीब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मीन्स उनको बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे लोन नहीं मिलता। तो रिच हाउस होल्ड्स की बात करते हैं, सिर्फ 10% अमीर लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, लेकिन 90% अमीर लोग लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, मीन्स बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। रूरल एरिया में भी ऐसा ही पैटर्न है, मीन्स चाहे रूरल एरिया के अमीर हो, चाहे अर्बन एरिया के अमीर हो, मीन्स चाहे शहरों के अमीर हो, चाहे आपके गांव के अमीर हो, सारे के सारे कहाँ से लोन लेते हैं? मैक्सिमम 90% वो लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर है ना हमारी कंट्री में सिर्फ 50% लोगों की डिमांड को ही पूरा कर पाता है रूरल एरिया में, मीन्स रूरल एरिया के 50% लोगों की लोन डिमांड को पूरा कर पाता है क्या? फॉर्मल सेक्टर। और रूरल एरिया के लगभग 50% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो रूरल एरिया के बाकी लोग, हाफ के लगभग लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इट इज नेसेसरी दैट द बैंक्स एंड cooperatives increase their lending particularly in the rural areas so that dependence on informal sources of credit reduce। तो ये जरूरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो रूरल एरिया में
अपनी लैंडिंग बढ़ाए, मीन्स बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का प्रयास करें ताकि रूरल एरिया के लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड ना रह सकें। इट इज इंपॉर्टेंट दैट, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन। बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि वो रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में अपनी लैंडिंग बढ़ाए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूरल एरिया में गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा, पुअर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल सिंपल सा नाम है, अपनी खुद की हेल्प करने के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं खासकर महिलाओं के द्वारा, उनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। कई बार बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या दूसरे इंस्टीट्यूशंस लोगों की हेल्प नहीं करते हैं, उनको लोन नहीं देते, तो लोग अपनी खुद की हेल्प करने के लिए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, अपनी कमेटीज बना लेते हैं या अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। आपको पता है जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, कागजात मांगेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांगेगा, क्योंकि बैंक बिना कागजी कार्रवाई के लोन नहीं देता। Absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. गरीब लोग वंचित हो जाते हैं कई बार गेटिंग लोन लेने से। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता, बैंक्स को देने के लिए उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट, कागजात नहीं होते, तो बैंक्स उनको लोन नहीं देते, तो उनको इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड रहना पड़ता है। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है? बिना किसी कोलेटरल के, सिक्योरिटी के लोन दे देता है, कोई कागजात की डिमांड नहीं करता। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ते हैं। इट्स मेन एम टू ऑर्गेनाइज रूरल वुमेन, रूरल पुअर स्पेशली वुमेन। यहाँ पे आएगा पुअर वुमेन की जगह, और यहाँ पे वुमेन ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन आइडिया क्या होता है? एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेन आइडिया होता है, विचार होता है कि गरीबों को ऑर्गेनाइज किया जाए, खासकर महिलाओं को इकट्ठा किया जाए एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर पुअर लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपनी सेविंग्स को, मीन्स अपनी बचत को वो पुल करते हैं, पुल मीन कलेक्ट करते हैं। सभी महिलाएं थोड़े थोड़े पैसे देती हैं और उस पैसे को उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है, और जब पैसा ज़्यादा होता है ग्रुप के पास में तो ग्रुप बैंक से लोन लेता है और अपने मेंबर को फिर लोन देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं और वो नेबरहुड के होते हैं, सभी आस पड़ोस के होते हैं, और अलग अलग आदमी अपनी, आपके काबिलियत के हिसाब से या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से सेविंग करता है। किसी पे भी ये थोपा नहीं जाता कि आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने जरूरी हैं। कोई 25 रुपीज देता है, कोई 50 देता है, तो कोई 100 देता है। तो 25 से 100 के बीच में कितने पैसे भी दिए जाते हैं ग्रुप्स के मेंबर के द्वारा, और उन सभी को सेव किया जाता है, उस जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का बचत खाता है उसमें डाला जाता है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं वो अपने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स की हेल्प करने के लिए ये बनाया जाता है। ग्रुप्स चार्जेज इंटरेस्ट लेस देन मनी लेंडर, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट लगाता है जो ग्रुप। आफ्टर ईयर और 2 ईयर, 1 या 2 साल के बाद, यदि ग्रुप में रेगुलर सेविंग हो जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में रेगुलर पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है बैंक से लोन को अवेल करने में, बैंक से लोन को लेने में। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप, और ग्रुप के नाम पे
बैंक लोन किसके नाम पे देती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे बैंक लोन देती है मेंबर को। और बैंक है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को लोन इसलिए देती है कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, मीन्स आप अपना खुद का रोजगार करें ताकि आपको किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। मेंबर्स टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन, और कितनी सेविंग हुई है, बचत कितनी हुई है ग्रुप में, और कितने रुपए लोन दिया गया है, इन सभी के मामले में डिसीजन कौन लेता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स। ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, मीन्स अगर कोई मेंबर लोन ले लेता है और वो वापस लोन नहीं देता तो उसके लिए ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जिस आदमी को शामिल किया गया वो ग्रुप की ही जिम्मेवारी थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ कोलेट्रल, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो वो कोलेट्रल की प्रॉब्लम पे भी क्या करता है? ओवरकम करता है। मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के पास में कोलेट्रल नहीं होता तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने मेंबर्स को फिर भी लोन दे देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके वो रूरल पुअर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मीन्स रूरल पुअर के जीवन की आधारशिला हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका ये। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में ग्रामीणों की हेल्प के लिए, गांव के लोगों की हेल्प के लिए एक बैंक बनाया गया था, इसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश आपके 1970s में स्टार्ट किया गया था ताकि जो गांव में रहने वाले पुअर लोग हैं उनके क्रेडिट नीड्स को, उनकी लोन की ज़रूरतों को रीजनेबल रेट पे, सस्ते रेट पे पूरा किया जा सके। ग्रामीण बैंक के 2014 में, अक्टूबर 2014 में लगभग 8.63 मिलियन मेंबर्स थे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के 81,390 विलेजेस में फैल गया था। और ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के फाउंडर थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं और इन्होंने लाखों गरीबों को बांग्लादेश में कर्ज से निकाला है और उनकी हेल्प की है ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश करके। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वर्ल्ड का। और ये कोटेशन है, इफ द क्रेडिट वंडर, कि गरीबों को अगर क्रेडिट मिले तो वो कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकते हैं। तो ये बात किसने कही है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने।